हेलो बच्चों। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी। मैंने कहा था कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य के एक टॉपिक से जेई एडवांस क्वेश्चंस पूछता है और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है, तो वो यही टॉपिक है। तो यहां पर आपको एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी पढ़नी है, जो कि जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जेई एडवांस इसको ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करता है। तो ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आप सबने एएम जीएम एचएम तो पिछले लेक्चर में पढ़ ही लिया है। यदि नहीं पढ़ा है तो लेक्चर का लिंक मैंने डाल दिया है। आप पहले लेक्चर नंबर 5 में सभी तरह के माध्य पढ़ लीजिए, उसके बाद हम एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी को कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई यहां पर जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो मेन कॉन्सेप्ट इतना है कि यदि आपके पास अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है किन्हीं एन धनात्मक संख्याओं के, हमारे पास एन धनात्मक संख्याएं हैं। याद रखना, संख्याओं का धनात्मक होना अनिवार्य है। ठीक है जी। तो हमारे पास एन धनात्मक संख्याएं हैं, उन संख्याओं का अर्थमेटिक मीन ए है। अर्थमेटिक मीन का मतलब समांतर माध्य ए है, गुणोत्तर माध्य जी है और हरात्मक माध्य एच है। तो जो तीनों माध्य होते हैं वो एक खास इनइक्वालिटी को फॉलो करते हैं, और वो इनइक्वालिटी क्या है? वो इनइक्वालिटी है कि समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा और गुणोत्तर माध्य हमेशा हार्मोनिक मीन से, हरात्मक माध्य से ज्यादा होगा। चलिए, जैसे कि मैं आपको इसका हम प्रूफ तो नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। यदि हम एन संख्याएं कुछ इस प्रकार से मानते हैं, माना A1 A2 A3 से लेकर AN तक आपके पास एन धनात्मक संख्याएं हैं जो सबकी सब पॉजिटिव है। पॉजिटिव होना जरूरी है, पॉजिटिव नहीं होंगी तो ये इनइक्वालिटी नहीं लग पाएगी, पॉजिटिव होगी तभी ये इनइक्वालिटी लग पाएगी। ठीक है। तो इन सब संख्याओं का जो अर्थमेटिक मीन आएगा, ए आएगा। ए का वैल्यू आएगा A1 से AN तक का प्लस, और इसका डिवाइड हम लोग कर देंगे कुल पदों की संख्या से। इसको बोलते हैं समांतर माध्य एम। ये हमेशा किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा? जीएम से, गुणोत्तर माध्य से, जो कि A1 से लेकर AN तक के मल्टीप्लाई की पावर 1/n लगाने से आ जाएगा। और ये हमेशा किससे बड़ा होगा? HM से, हरात्मक माध्य से, जिसका फॉर्मूला आपको पिछले लेक्चर में 1n/1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/an करके लिखवाया था। तो बच्चों, AM हमेशा जीएम से बड़ा होता है और जीएम हमेशा एचएम से बड़ा होता है, यदि हम इन तीनों को धनात्मक संख्याओं के लिए निकालते हैं तो। अब आपके मन में एक बात आ सकती है कि सर ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू का निशान भी है। तो बिल्कुल, इक्वल टू का निशान है तो इक्वल टू भी हो सकता है। इक्वल टू होने के लिए कंडीशन ये है कि जब सभी संख्याएं आपस में बराबर हो। ठीक है। जब सारे नंबर्स आपस में बराबर हो तो एएम जीएम एचएम तीनों आपस में बराबर आ जाते हैं। लेकिन यदि सारे नंबर्स आपस में बराबर नहीं है, कोई दो भी आपस में डिफरेंट है, तो एएम जीएम से बड़ा ही होगा, जीएम एचएम से बड़ा ही होगा। तो आप लिख लीजिएगा, एएम बराबर जीएम बराबर एचएम, मतलब समांतर माध्य बराबर गुणोत्तर माध्य बराबर हरात्मक माध्य का मतलब है सभी संख्याएं समान है। ठीक है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद कर लो। ठीक है, फंडा सिर्फ इतना सा ही है, और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको सिखाता हूं भाई। यहां पर मिनिमम, मैक्सिमम, न्यूनतम मान, अधिकतम मान के खूब सारे सवाल बन जाते हैं। तो एक बार कॉन्सेप्ट आप ब्रशअप कर लीजिए। ठीक है, और हम इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। तो भाई जनरली इसके अंदर दो तरह के सवाल बनते हैं। वो दो तरह के सवाल क्या है मैं आपको बता देता हूं। पहला ये कि कुछ संख्याओं का योगफल देकर उनके गुणनफल का अधिकतम मान पूछ लेते हैं। जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में दिख रहा है। आपको ए बी सी का योगफल दिया हुआ है और आपसे ए बी सी के गुणनफल का अधिकतम मान पूछा हुआ है। या फिर मैं क्वेश्चन नंबर 34 आपको अभी दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? आपको तीन संख्याओं का गुणनफल देकर उनके योगफल का न्यूनतम मान पूछा हुआ है। ठीक है, बस ये दो ही बातें होती हैं। या तो योगफल देकर गुणनफल का अधिकतम मान पूछेंगे, या गुणनफल देकर योगफल का न्यूनतम मान पूछेंगे। निकालना कैसे है? बहुत सिंपल सा तरीका है। ये क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो एएम जीएम से हो जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको दिया गया है एबीसी धनात्मक संख्याएं हैं, ये देना बहुत जरूरी है। यदि एबीसी धनात्मक से संख्याएं हैं तो आप यहां पर लगा सकते हो कि इन तीनों का अर्थमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा। अब बच्चों, तीन संख्याओं का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बटा 3। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? ए इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको कौन सी बात दे रखी है? आपको ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, 12 है। तो 12/3 कितना हो जाएगा? 4। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 4, और 4 का मान हमेशा ज्यादा है किससे? ए बी सी के पावर 1/3 से। इसको सीधा करके लिख लो।
सीधा करके लिखोगे तो एबीसी की पावर 1/3 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 4। अब आप सब बच्चे समझदार हैं, मैं क्या करने वाला हूं, दोनों तरफ क्यूब करने वाला हूं, दोनों तरफ पावर 3 करने वाला हूं। यदि आप दोनों तरफ पावर 3 कर देंगे तो a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू किससे छोटा आ जाएगा, 64 से। इधर का क्यूब करेंगे तो पावर 1/3 हट जाएगी, उधर का क्यूब करेंगे तो 4 की पावर 3 64 आ जाएगी। तो बच्चों अब ध्यान से इस इक्वेशन को मेरे साथ साथ पढ़िए। एबीसी हमेशा 64 से छोटा या बराबर है। अब एबीसी हमेशा 64 से छोटा या बराबर है का मतलब क्या होता है कि एबीसी का अधिकतम मान 64 है ना भाई। तो एबीसी का अधिकतम मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, क्योंकि एबीसी का मान या तो 64 के बराबर है या 64 से कम है, तो अधिकतम मान तो 64 ही होगा ना बेटा, कॉमन सेंस लगाइए। और यहां पर आप एक बात और भी देखना कि यदि आप a इंटू बी इंटू सी को 64 कर दोगे तो क्या इस इक्वल टू का साइन होल्ड हो जाएगा, मतलब एबीसी बराबर 64 हो जाएगा। तो इससे एम बराबर जीएम हो जाएगा, और एम बराबर जीएम होगा तो ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा, और तीनों का मान 4 4 4 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का प्लस 12 है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि एबीसी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 64। और ये भी समझ में आ गया कि वो कब आएगा, जब ए बी सी तीनों बराबर हो जाएंगे, 4 4 4 हो जाएंगे, तब आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में एबीसी धनात्मक संख्याएं हैं और ए और बी और सी का मल्टीप्लाई 125 है, और हमें ए प्लस बी प्लस सी का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ठीक है जी। तो यहां बात क्या है, फिर से हम वही बात लगाएंगे, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। ओके, तो 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कैसे लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 3, ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे a बी सी की पावर 1/3। यहां पर हमें a प्लस बी प्लस सी का न्यूनतम मान निकालना है, और पता क्या है, एबीसी की वैल्यू पता है, एबीसी की वैल्यू 125 रख देते हैं भाई। तो a प्लस बी प्लस सी बटा 3 किससे बड़ा होगा, 125 के क्यूब रूट से हमेशा बड़ा होगा। बच्चों 125 का क्यूब रूट कितना होगा, आंसर इज 5। तो a प्लस बी प्लस सी बटा 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको समझ में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो इस इक्वेशन को पढ़िए, a b c तीनों का योगफल a प्लस बी प्लस सी 15 या 15 से हमेशा ज्यादा है। तो बताइए a प्लस बी प्लस सी का न्यूनतम मान कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा 15। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 15। ठीक है जी, ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत सरल से क्वेश्चन है ये सब। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से देखना। एबीसी धनात्मक संख्याएं हैं, यहां भी आपको a प्लस बी प्लस सी 12 दिया हुआ है, जैसा पिछले से पिछले सवाल में दिया हुआ था, और आपको मल्टीप्लाई का अधिकतम मान निकालना है। लेकिन वो मल्टीप्लाई एबीसी नहीं है, वो मल्टीप्लाई है ए स्क्वायर बी क्यूब सी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अलग हो गया ना। तो यहां पर क्या किया जाता है, ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि आपको निकालना क्या है, किसका अधिकतम मान निकालना है। तो आपको ए स्क्वायर बी क्यूब इंटू सी का अधिकतम मान निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा, ए का स्क्वायर है तो ए आपको 2 बार चाहिए। ए अगर अपने को 2 बार चाहिए ना, तो ए को हम a/2 प्लस a/2 लिख लेंगे। कौन से ए को, ये जो आपको इस समीकरण में ए दिया गया है ना, इसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ लेंगे। फिर बी आपको 3 बार चाहिए, यहां पर बी एक ही बार था, तो इस बी को 3 बार 3 बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे। b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 आ गया समझ में। सी एक ही बार है देखो, तो सी को एज इट इज लिख लेंगे। इससे होगा क्या, ये आपका जो एक्सप्रेशन है ना, ये a प्लस बी प्लस सी के बराबर ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर ये कितनी संख्याएं हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 6 संख्याएं हैं, ठीक बात है। और यदि यहाँ पे ये 6 संख्याएं हैं और सभी की सभी है तो पॉजिटिव वास्तविक धनात्मक संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं के लिए मैं क्या बात करने वाला हूं कि हम इन 6 संख्याओं पर हमारा एम जीएम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला, कि यार एम हमेशा जीएम से बड़ा होता है। लेकिन इस बार 3 संख्या में नहीं लगाएंगे, इस बार 6 संख्या में लगाएंगे। तो बात क्या है, तो 6 संख्याओं का एम कैसे निकलेगा, a/2 प्लस a/2 सबको प्लस करेंगे, प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस सी, और डिवाइड भी किससे करेंगे बच्चों, 6 से करेंगे, क्योंकि 6 संख्याओं का एम निकाल रहे हो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में सबको मल्टीप्लाई करेंगे, a/2 a/2 b/3 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 और c, और पावर में क्या लगाएंगे जानते हैं आप सब, 6 नंबर है तो 1/6 लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड का तो न्यूमिनेटर है, क्या वो a प्लस बी प्लस सी ही है, और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 12। तो पूरी पूरी लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई बच्चों,
पूरी पूरी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई है इक्वल टू 2। तो बच्चों इसका लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमिरेटर है वो बन रहा है a/2 प्लस a/2 a हो गया, b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 b हो गया, और प्लस में c लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया इसका 12/6। a प्लस b प्लस c आपको 12 दे ही रखा है। इस ग्रेटर देन इक्वल टू ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो a/2 दो बार है तो a²/4 आ जाएगा, b/3 तीन बार है तो b³ आ जाएगा, और c एक ही बार था पावर में 1/6 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको आप सेट करके लिख लो। वैसे हम 4 को भी 2² लिख लेंगे, तो a²b³ डिवाइडेड बाय 2² 3³ होल पावर 1/6 है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब दोनों तरफ पावर 6 करेंगे, तो दोनों तरफ पावर 6 करेंगे तो इधर बनेगा a²b³ डिवाइड बाय 2² 3³। इधर बस 6 पावर हट जाएगी, 1/6 वाली पावर हट जाएगी, और इधर लग जाएगा 2 की पावर 6। तो मेरे को लगता है आप सब बच्चों को आंसर दिखने लग गया होगा। a²b³ इस नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस लेस देन इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8 आ जाएगा, इंटू 3 की पावर 3 आ जाएगा। इसका मतलब a²b³ हमेशा किससे छोटा है, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 3 से छोटा है। तो आप दिमाग लगाओ भाई, a²b³ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, है ना, a³ लिख दिया मैंने, a²b³ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। हाँ जी, तो यार 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 3 ही तो होगा ना, क्योंकि ये हमेशा इससे छोटा है। तो ये आ गया आपका इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैंने जेईई एडवांस सेक्शन से पिक किया है, क्वेश्चन नंबर 36। कुछ वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं आपको दे रखी हैं a की पावर -5, a की पावर -4, 3 इंटू a की पावर -3, 1, a की पावर 8 और a की पावर 10। इसका निम्नतम योग मतलब न्यूनतम योग हमें फाइंड आउट करना है जब a का मान ग्रेटर देन 0 है। तो सब बच्चे ध्यान से देखिए, पहली संख्या क्या है, 1/a की पावर 5, इसको प्लस करना है 1/a की पावर 4, फिर 3a की पावर -3 को लिख सकते हैं 3/a की पावर 3, फिर 1 है, a की पावर 8 है, a की पावर 10 है। आपने सबको प्लस कर दिया क्योंकि सबके योग का न्यूनतम मान हमसे पूछा गया था। अब जरा एक कॉन्सेप्ट को याद करो, मैंने बताया था इसमें कौन से क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादातर, या तो आपको सम देख करके मल्टीप्लाई की मैक्सिमम वैल्यू पूछेंगे, या फिर आपको मल्टीप्लाई देके सम की मिनिमम वैल्यू पूछेंगे। तो यहां पर आपसे योगफल की, सम की न्यूनतम वैल्यू पूछी गई है, तो शायद यहां पे मल्टीप्लाई दिया गया होगा। नहीं सर दिया तो नहीं है, भाई ध्यान से देखो दिया हुआ है। इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, क्या सारा ए कैंसिल हो रहा है क्या। तो देखो a की पावर 10 इंटू ए की पावर 8, ए की पावर 18 बनेगा। इधर नीचे a की पावर 4 है, a की पावर 5 है और a की पावर 3 है। सर ये तो 12 ही रह गया, कैंसिल तो हुआ नहीं a, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट नहीं है। अरे भैया रुको, यहां पर आपने एक छोटी सी चीज मिस कर दी है, 3 को ध्यान से देखो। तो क्या मैं इस 3/a³ को 3 हिस्सों में तोड़ सकता हूं। पहला नंबर 1/a की पावर 5, दूसरा नंबर 1/a की पावर 4, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। इस 3/a³ को 3 हिस्सों में तोड़ दो, 1/a³ प्लस 1/a³ प्लस 1/a³। अब ध्यान से देखो, जब तुम इन पांचों संख्याओं को गुणा करोगे तो क्या 1/a की पावर 18 बनेगा कि नहीं बनेगा, जवाब दो। ठीक है, फिर यहां पे प्लस का 1, फिर प्लस का a की पावर 8, फिर प्लस का a की पावर 10। इन संख्याओं को ध्यान से देखो, इनका मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, इनका मल्टीप्लाई नियत है ना भाई। आप अगर इन सभी संख्याओं को गुणा करोगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। तो कितनी संख्याएं हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 संख्याओं का समांतर माध्य है, इन्हीं 8 संख्याओं के गुणोत्तर माध्य से हमेशा बड़ा होगा। गुणोत्तर माध्य कैसे निकलेगा, 1/a की पावर 5, 1/a की पावर 4, फिर 3 बार a³, है ना भाई, फिर 1, फिर a की पावर 8, a की पावर 10 की होल पावर 1/8। ठीक है जी, अब लेफ्ट हैंड साइड में तो जो लिखा हुआ है आपको उसी का मिनिमम वैल्यू निकालना है, ये तो हमारा फंक्शन है भाई। ठीक है, तो इसको तो आप वापस से सेट करके 1/a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 4 प्लस 3/a³।
ठीक है, +1 प्लस ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 10 लिख सकते हो। ओके, अब यहां ध्यान से देखो, ए की पावर 5 4 3 3 3 और ए की पावर 18 आपस में कैंसिल हो जाएंगी, राइट हैंड साइड सिर्फ 1 बन जाएगी, और 8 को हम कर देंगे राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो बताइए बच्चों, जिस एक्सप्रेशन की आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी, क्या वो मिनिमम वैल्यू 8 आप सबको समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको मल्टीप्लाई डायरेक्टली ना देकर के इनडायरेक्टली दिया हुआ था। तो ये एक्सप्रेशन अगर हमेशा 8 से ज्यादा या बराबर है, इसका मतलब 8 ही इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2021 से, क्वेश्चन नंबर 37। ये एएम जीएम एचएम पर मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। माना एक्स वाई जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 है, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4 जेड की पावर 5 0.1 इंटू 600 का क्यूब है। तो आपको बताना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो यार ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, है ना, जरा इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो यहां पर सबसे पहले तो ना तो एम का नाम समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य या फिर किसी भी संख्या का न्यूनतम या अधिकतम मान का नाम नहीं लिया गया है, तो यहां थोड़ा बहुत दिमाग हमें खुद लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा? सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को देखिए, यहां x की पावर 3 है, y की पावर 4 है, z की पावर 5 है, और यहां पर x और y और z का सिंपल प्लस दे रखा है, x भी एक बार है, y भी एक बार है, z भी एक बार है। तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा, मैं x को 3 बराबर हिस्सों में तोड़ूंगा, y को 4 बराबर हिस्सों में तोड़ूंगा, z को 5 बराबर हिस्सों में तोड़ूंगा। तो बताइए बच्चों, x को जब 3 बराबर हिस्से में तोड़ेंगे तो x/3 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 आएगा, y को 4 बराबर हिस्से में तोड़ेंगे तो y/4 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 आएगा, और जब z को 5 बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे तो z/5 z/5 करके आपका 5 बार z/5 आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक सारी बात समझ में आ गई। तो बच्चों यहां पर हमने ये 12 संख्याएं मान ली है, 3 में आपको x दिख रहा होगा, 4 में y दिख रहा होगा, 5 में z दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन 12 संख्याओं का समांतर माध्य निकालूंगा। समांतर माध्य के लिए इन सबको प्लस करेंगे, तो बेटा x/3 3 बार है तो 3 बार प्लस करेंगे, y/4 4 बार है तो 4 बार प्लस करेंगे, और z/5 को 5 बार प्लस करेंगे। ठीक है जी, और z/5 को 5 बार प्लस करेंगे तो z/5 प्लस z/5 प्लस z/5 प्लस z/5 प्लस z/5 आ जाएगा, और समांतर माध्य निकालना है तो पूरे का भाग लगा देंगे हम लोग 12 के साथ। ठीक है, तो बेटा x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 x हो जाएगा, y/4 को 4 बार प्लस करोगे तो y हो जाएगा, z/5 को 5 बार प्लस करोगे तो z हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 है, और आपको x प्लस वाई प्लस जेड भी 12 दे रखा है, तो 12/12 आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो मतलब इन 12 संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो 1 है। ठीक है, अब इन 12 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकालते हैं। तो बच्चे इनका गुणोत्तर माध्य क्या आएगा, ध्यान से देखिए। गुणोत्तर माध्य के लिए सबको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो x/3 इंटू x/3 इंटू x/3, तो x/3 का क्यूब। ऐसे ही y/4 को 4 बार गुणा करेंगे, सेम ही नंबर है बेटा, y/4 इंटू y/4 इंटू y/4 इंटू y/4, तो पावर 4 हो गई। इसी प्रकार z/5 की पावर 5 हो जाएगी। सभी 12 संख्याओं का गुणा करने के पश्चात आपको पूरे की पावर लगा देनी है 1/12। तो ध्यान से देखिए, ऊपर बनेगा x की पावर 3 y की पावर 4 z की पावर 5, नीचे बनेगा 3 की पावर 3 4 की पावर 4 5 की पावर 5 और होल पावर में बन जाएगा बच्चों 1/12। अब आपको x क्यूब y की पावर 4 z की पावर 5 की वैल्यू दे रखी है, और वो वैल्यू है 0.1 इंटू 600 का क्यूब। ठीक है जी, इसको लिख देते हैं यहां पे। तो 0.1 का मतलब 1/10 होता है, और 600 के क्यूब का मतलब 600 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 600 होता है। ठीक है जी, नीचे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, 3 की पावर 3 4 की पावर 4 5 की पावर 5 और इस पूरे की पावर 1/12। तो बच्चों यहां पर ना हम लोग 600 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ताकि हमें मालूम चल जाए कि नीचे कौन कौन से नंबर से वो कैंसिल हो रहा है। तो 600 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग करेंगे तो 6 का तो आ जाएगा 2 इंटू 3, और 10 का स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 की मदद से ये 2 क्यूब और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अब आपका जो नंबर है जिसको आप 0.1 इंटू 600 का क्यूब लिख रहे हो, उस नंबर को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.1 का मतलब 1/2 इंटू 5 1/10 हो जाएगा, और 600 का क्यूब करना है तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, सॉरी 2 की पावर 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 9, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, एक 2 और एक 5 को कैंसिल कर देंगे तो ऊपर आएगा 2 की पावर 8, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 5। इस 2 की पावर 8 को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 4, ये 3 की पावर 3 है और ये 5 की पावर 5 है। तो ये नंबर आप ऊपर पुट करते ही ये पाएंगे कि गुणोत्तर माध्य भी कितना आ गया है बच्चों, गुणोत्तर माध्य भी 1 आ गया है। ध्यान से देखिए, नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू बराबर आ गई है, तो यहां से ये 1 की पावर 1/12 लिखा जा सकता है, और 1 की पावर 1/12 का मतलब आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब इन संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य की वैल्यू बराबर है, और अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तो क्या सारी संख्याएं बराबर होंगी? कॉन्सेप्ट याद करिए, am बराबर gm बराबर hm तभी आ सकता है जब सभी संख्याएं बराबर हो। इनमें से कोई दो भी अगर बराबर है तब भी आप ये कह सकते हो कि सभी संख्याएं बराबर हैं। तो बेटा 12 की 12 संख्याएं बराबर होंगी, तो x/3 बराबर होगा y/4 के, y/4 बराबर होगा z/5 के। तो आप चाहो तो तीनों को लैम्डा के इक्वल मानकर x को 3 लैम्डा, y को 4 लैम्डा और z को 5 लैम्डा मान सकते हो। आपको ये क्वेश्चन ने दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है वो 12 है। ठीक है, और इसमें आप अगर इनकी वैल्यूज लैम्डा की फॉर्मेट में रख देंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, जिससे लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाने से x का वैल्यू 3, एक्स क्यूब का वैल्यू 27, y का वैल्यू 4, वाई क्यूब का वैल्यू 64 और z का वैल्यू 5, जिससे z की पावर 3 का वैल्यू 125। बेटा क्वेश्चन ने आपसे x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने x y z को निकालने के बाद x क्यूब y क्यूब और z क्यूब भी निकाल लिए हैं। अब इन तीनों को प्लस करेंगे और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 216। ठीक है भाई, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जेई एडवांस इससे बहुत क्वेश्चंस पूछता है, फ्रीक्वेंटली आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आप एएम जीएम एचएम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आज का मेरा ये लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज के आखिरी टॉपिक की बात करेंगे, जो कि है मिसलेनियस सीरीज, विविध श्रेणियां। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।